गोद में बिठा लिया। तभी अन्वी को अद्विक की बात याद आई और वह अथर्व को घूरते हुए बोली, आदि को बेवड़ी वाली बात किसने बताई? तब अथर्व बोला, देखो मैं थोड़ी ना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारूंगा, यह सब निर्भय का किया धरा है, हो जाने दो उसकी शादी, तब बताऊंगा उसे भी। अथर्व ने अन्वी को बेड पर लिटा दिया और उससे किस करने लगा। कुछ देर बाद दोनों प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे। अथर्व कभी कभी थोड़ा वाइल्ड हो जाता था, लेकिन अब उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक रहती थी। उसके अंदर का जानवर अब भी उसके साथ था, मगर काबू में। अब आगे। अगले दिन से ही अथर्व ने राजावत मेंशन के बगल वाली जमीन खरीद ली और वहां काम भी शुरू करवा दिया। सारा काम तेजी से बढ़ रहा था। लगभग 6 महीने में एक आलीशान बंगला तैयार हो गया। निर्भय अपने परिवार के साथ वहां शिफ्ट हो गया था। अब तो निर्भय ऑफिस से आने के बाद सीधे अथर्व के सिर पर बैठ जाता था। वह अद्विक और बाकी बच्चों के जरिए अथर्व को परेशान करता रहता था। निर्भय के पेरेंट्स को भी राजेंद्र और रागिनी, महेंद्र और मीनाक्षी जैसे हमउम्र दोस्त मिल गए थे। थोड़ा बहुत बदला अथर्व निर्भय की मां को भड़काकर ले लेता था और अथर्व भी अब निर्भय के साथ शरारत करने लगा था। शिव और रिदम बेचारे बिना किसी बात के उन दोनों की शरारतों के बीच पिस जाते थे। अद्विक का मिजाज निर्भय के साथ रहने से अच्छा ही रहता था। धीरे धीरे निर्भय और हर्षित की शादी का दिन भी नजदीक आ रहा था। सब लोग मिलकर शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। अथर्व ऑफिस से लौटकर जब मेंशन में दाखिल हुआ तो उसे सभी बच्चों की खुशी से चीखने की आवाजें सुनाई दीं। सभी बच्चे हॉल के एक साइड में लगे बड़े से प्रोजेक्टर पर शिव की शादी के संगीत का वीडियो देख रहे थे और अपने पेरेंट्स का डांस देखकर खुशी से चिल्ला रहे थे। उनके साथ साथ सभी बड़े भी बच्चों की तरह खुश होकर शामिल हो गए थे। सबकी आवाज और तेज हो गई जब वीडियो में अथर्व और अन्वी का डांस आया। अद्विक अथर्व को देखकर सीटी बजाने लगा। सभी बच्चे भी उठकर नाचने लगे। यह देखकर सभी बड़े हंसने लगे। अथर्व ने यह सब देखकर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। यह पहली बार नहीं था जब सबने मिलकर वह वीडियो देखा था। यह लगभग हर हफ्ते होता था। अथर्व जब सीढ़ियां चढ़ रहा था तभी अद्विक ने उसे आवाज लगाई। अथर्व पीछे मुड़ा तो अद्विक उसकी एक्टिंग करते हुए अन्वी के इर्द गिर्द नाचने लगा। जहां सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, वहीं अन्वी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। अथर्व अद्विक को देखकर हंसने लगा और फिर उसके साथ जाकर अन्वी के साथ वैसे ही नाचने लगा। अद्विक बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेता था। उसने अथर्व के सारे स्टेप्स तुरंत कैच कर लिए थे, इसलिए सब लोग दोनों बाप बेटों को मुंह खोले देख रहे थे। फिर रूही और विहान भी उनमें शामिल हो गए। अब अथर्व रूही के साथ नाचने लगा और विहान अन्वी के साथ। जब सब शांत हुए तब अन्वी ने शर्म और खुशी से अपना चेहरा अथर्व के सीने में छुपा लिया। अथर्व ने चारों तरफ देखा तो सब उन्हें देख रहे थे। उसने अन्वी का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे की ओर ले जाते हुए बोला, शर्म बाद में करना, चलो मुझे तुमसे कुछ काम है। दोनों जल्दी से वहां से चले गए और सब लोग फिर से वही वीडियो देखने लगे। वहीं ऊपर कमरे में अथर्व ने अन्वी को बेड पर गिराया और उसके ऊपर झुक गया। वह उसे वाइल्डली किस करने लगा था। इतने दिनों बाद अथर्व को यूं वाइल्ड होते देख अन्वी बोली, क्या हुआ है तुम्हें? आज इतने दिनों बाद ऐसे वाइल्ड हो रहे हो, सब ठीक है ना? अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, सब ठीक है डार्लिंग, बस शिव के संगीत वाले दिन की याद आ गई। आज वही एक्साइटमेंट फिर से महसूस हो रही है। अब तुम बस मेरा साथ दो। यह कहकर वह धीरे धीरे अन्वी के प्यार में डूब गया। अन्वी ने भी अथर्व का पूरा साथ दिया। रात में डिनर के बाद अथर्व निर्भय के घर गया, उसके पेरेंट्स से शादी के बारे में बातचीत करने। लड़की वालों की तरफ से सारे अरेंजमेंट्स अथर्व ही संभाल रहा था। उनसे बात करने के बाद वह निर्भय के कमरे में गया, जहां निर्भय फोन पर निराली को परेशान करने में लगा था। अथर्व चुपचाप उसके बेड पर बैठ गया और उसकी बातें सुनने लगा। साथ ही उसने उसका वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया ताकि शिव और बाकी सबको भी दिखा सके। निर्भय बालकनी में काउच पर बैठा हुआ था और बिना अपने आसपास देखे निराली से बोला, चलो मुझे एक प्यारा सा किस दो, मना मत करो वरना देख लेना मैं क्या करूंगा। सामने से निराली ने कुछ कहा तो निर्भय चिढ़ते हुए बोला, तुम मुझ पर हंस रही हो,
देखना, मैं सुहागरात के टाइम अपने सभी भतीजे भतीजियों को हमारे बीच में बेड पर सुला दूंगा, फिर देखता हूं कैसे मनाओगी सुहागरात। निर्भय की ऐसी बचकानी बात सुनकर अथर्व अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर से हंस पड़ा। उसके हंसने पर निर्भय एकदम पलट गया। अथर्व बेड पर लेटकर हंस रहा था और फोन में उसकी वीडियो बना रहा था। निर्भय ने जल्दी से फोन काटा और अथर्व की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहा, अबे तू कब आया और फोन में क्या कर रहा है? अथर्व जल्दी से बेड पर खड़ा हो गया और हंसते हुए बोला, तू साले बेवकूफ, कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहा है अपनी होने वाली बीवी से। मैंने बस तेरी बेवकूफी का वीडियो बनाया है, अब इसे पूरी पलटन को भेजूंगा। निर्भय उसका फोन छीनने की कोशिश करते हुए बोला, भाई, मेरे प्यारे भाई, प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दे, मैं बस उसके साथ मजाक कर रहा था। अगर शिव, रिदम और हर्षित ने यह सब देख लिया तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएंगे। तब अथर्व ने फोन अपनी जेब में डालते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तूने सबकी नाक में दम कर रखा है अपनी हरकतों से। आज तू जैसा ऊंट पहाड़ के नीचे आया है और ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। अथर्व यह कहकर कमरे से बाहर भाग गया और निर्भय उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। अथर्व ने उसे पूरे घर में दौड़ाया। निर्भय बुरी तरह थककर सोफे पर गिर पड़ा और अथर्व से रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीज अथर्व, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा, बस ये वीडियो डिलीट कर दे। अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, फिर 2 दिन तक तू मेरा नौकर बनकर रहेगा और मेरी हर बात मानेगा, तभी मैं ये वीडियो डिलीट करूंगा। निर्भय अनमने मन से मान गया। तब अथर्व ने उसे कहा, कल सुबह आ जाना। यह कहकर वह वहां से निकल गया और निर्भय मन महसूस कर अपने कमरे में चला गया। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ खुराफाती ख्याल आए। उसने किसी को फोन लगाया और कुछ देर बाद फोन काटकर हंसते हुए बोला, नौकर, और वो भी मैं। देख अथर्व, अब मैं तेरी आज की रात कैसे खराब करता हूं। अथर्व खुशी खुशी मेंशन में दाखिल हुआ। सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। वह अपने कमरे में जाने से पहले बच्चों को देखने उनके कमरे की ओर बढ़ा। उसने सब बच्चों को सोया हुआ देखा तो मुस्कुराते हुए उन्हें जल्दी सोने का कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। रास्ते में राजेंद्र और रागिनी का कमरा पड़ता था। अथर्व वहां से गुजर ही रहा था कि उसे रागिनी की आवाज सुनाई दी। वह राजेंद्र से कह रही थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप मीटिंग के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, वैसा ही जैसे अथर्व के उस दिन यहां से जाने पर हुआ था जब वो अनवी को बचाने जा रहा था। मुझे डर है कि कहीं आप भी अथर्व की तरह मुझसे दूर न हो जाए। राजेंद्र उसकी बात सुनकर बोला, वो सब तुम्हारे कारण ही हुआ था, प्लीज ये सब बातें मत करो, मैं पुराना कुछ भी याद नहीं करना चाहता। राजेंद्र का मूड खराब हो गया था। फिर उसने कहा, मुझसे दूर वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने पूनम और उसके साथ गलत किया था, लेकिन तुमने सब कुछ जानबूझकर और सोच समझकर किया था। ना जाने बचपन में तुमने मेरे पीठ पीछे उसके साथ क्या किया होगा। वो आज तुमसे भी दूर है तो उसका कारण सिर्फ तुम हो। अथर्व की तरफ से मैं भी तुमसे मुंह मोड़ सकता था, लेकिन नहीं, प्यार किया है मैंने तुमसे, इसलिए चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। अब प्लीज चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। रागिनी आंखों में आंसू लिए चुपचाप लेट गई। अथर्व भी वहां से चुपचाप चला गया। अनवी थकी हुई थी, इसलिए वह जल्दी सो गई थी। अथर्व उसके पास जाकर लेट गया और राजेंद्र और रागिनी की बातों के बारे में सोचने लगा। अथर्व अब भी जाग ही रहा था कि उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अथर्व ने दरवाजा खोला तो सामने विहान खड़ा था। अथर्व ने उससे पूछा, तू अब तक सोया क्यों नहीं? तो विहान बोला, पापा, मुझे आपके और मम्मा के साथ सोना है, मुझे वहां नींद नहीं आ रही है। अथर्व ने उसे अपनी गोद में उठाया और अपने व अनवी के बीच में लिटाकर उसके सिर पर थपकी देने लगा। कुछ ही देर में विहान सो गया। अथर्व को भी नींद आ रही थी, इसलिए वह भी सो गया। सुबह सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे, तभी निर्भय वहां आ पहुंचा। अथर्व ने उसे देखकर एक शैतानी मुस्कान दी और कहा, आओ निर्भय, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। तब शिव ने कहा, क्यों, तू इसके साथ कहीं जा रहा है क्या? तो अथर्व ने कहा, हां, आज और कल 2 दिन के लिए यह मेरा नौकर है और तुझे खुली छूट है, जो चाहे इससे करवा ले। शिव यह सुनकर खुश हो गया, जबकि बाकी सब लोग हैरान रह गए। सभी बच्चे भी उन्हें टकटकी लगाकर देख रहे थे। तभी निर्भय अथर्व की प्लेट से पराठा उठाकर खाते हुए बोला, अबे काहे का नौकर, मैं किसी का नौकर नहीं हुआ। अथर्व डार्लिंग, कुछ भी बोलने से पहले अपना फोन तो चेक कर ले।
अथर्व ने थोड़ा हैरान होकर अपना फोन चेक किया तो वीडियो गायब था। उसके चेहरे के भाव बदल गए। निर्भय हंसते हुए बोला, क्या हुआ, वीडियो गायब हो गया? अथर्व उसे घूरने लगा। तभी निर्भय जाकर विहान के पीछे खड़ा हो गया और बोला, क्या पता कल रात मेरा कोई एजेंट आकर तेरे फोन से वीडियो डिलीट कर गया हो। अथर्व की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अब विहान को घूरना शुरू कर दिया। अथर्व विहान को देखते हुए बोला, तो इसलिए तू हमारे साथ सोने आया था ताकि वीडियो डिलीट कर सके? फिर वह मुस्कुराकर बोला, आह, मेरी ही गलती है, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम मेरे ही बेटे हो। इतने सीधे तो हो ही नहीं सकते। तभी अचानक अथर्व के फोन की मैसेज टोन बजी। निर्भय और बाकी सब लोग जोर से हंसने लगे। अथर्व ने विहान को अपने पास बुलाया। विहान बिना डरे अथर्व के पास चला गया। अथर्व ने उसे अपनी गोद में बिठाया और निर्भय से बोला, मेरे पास उस वीडियो की एक कॉपी है और अब वह पूरी पलटन के पास जाएगी। यह कहकर अथर्व ने वीडियो अपने ग्रुप में भेज दी। शिव, निर्भय, हर्षित, रिदम और रोहन सबके फोन एक साथ मैसेज टोन से बज उठे। निर्भय की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तब अथर्व मुस्कुराकर बोला, मत भूलो ये मेरा बेटा है। उसने वीडियो अपने टैब में सेव कर ली थी और जस्ट अभी यहीं बैठे हुए मुझे भेज दी थी। अब लो मजा। अब तक सबने वह वीडियो देख ली थी। शिव और हर्षित तो हंस हंसकर लौटपोट हो गए थे, जबकि निर्भय का चेहरा उतर गया। शिव हंसते हुए बोला, बेचारी निराली सोच रही होगी कि किस कार्टून से मेरी शादी होने जा रही है। निर्भय अथर्व को धमकाते हुए वहां से चला गया। अथर्व और बाकी सब अपने अपने कामों पर निकल गए। राजेंद्र भी मीटिंग के लिए दूसरे शहर चला गया था। अगले हफ्ते से निर्भय और हर्षित की शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। निर्भय की मां पार्वती जी से सलाह लेकर सब कुछ तैयार कर रही थीं। उधर रागिनी को आज कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। घर में कोई उससे ज्यादा क्लोज नहीं था, इसलिए वह किसी से अपनी बात शेयर भी नहीं कर पा रही थी। अथर्व अपने केबिन में बैठा हुआ था। लंच का टाइम हो गया था, इसलिए शिव और रिदम उसके केबिन में आकर बैठ गए थे। उनका लंच वहीं आने वाला था। अथर्व ने अपना लैपटॉप बंद किया और कुर्सी पर टेक लगाकर आराम से बैठ गया। शिव और रिदम सुबह निर्भय की देखी गई वीडियो को याद करके अब भी हंस हंस कर लौटपौट थे। शिव अथर्व से बोला, बेचारी निराली पता नहीं कैसे निर्भय के साथ रहेगी। वो इतना ज्यादा खुराफाती है, उसे भी अपनी हरकतों से परेशान करके रखेगा। उसकी बात सुनकर रिदम ने भी हंसते हुए सिर हिला दिया। दोनों की बातों से अथर्व सहमत नहीं था। वह बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा निराली की किस्मत काफी अच्छी है जो उसे निर्भय मिल रहा है। तुम लोगों को पता है, मुझे अपनी लाइफ में आज तक सिर्फ निर्भय जैसा एक कैरेक्टर मिला है जो वाकई सबसे अच्छा है। वो अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय करता है। यह सुनकर शिव और रिदम अथर्व की ओर देखने लगे तो वह आगे बोला, मतलब देखो, अपने आप को और मुझे, क्या हम उसकी तरह अपनी लाइफ जी सकते हैं? शिव बोला, तुझे ऐसा क्यों लगता है? उसके अंदर कितना बचपन भरा हुआ है। वो घर और ऑफिस के कामों को लेकर कभी सीरियस नहीं होता। तब अथर्व बोला, ऐसा तुम्हें लगता है कि वो सीरियस नहीं है। अपने ऑफिस से छुट्टी तभी लेता है जब वाकई उसकी जरूरत नहीं होती। अपने पेरेंट्स के बीच छोटी मोटी नोकझोंक करके भी वो कभी उनके बीच का प्यार कम नहीं होने देता। अपने भाई पर भी पूरी नजर रखता है कि कहीं वो भटक न जाए। आगे जारी रहेगा। क्या अथर्व के मन में निर्भय के लिए यह तारीफ कहीं पुराने अपराध बोध से तो नहीं जुड़ी है? क्या राजेंद्र और रागिनी के रिश्ते में बढ़ती खामोशी आने वाले किसी बड़े तूफान का संकेत है? क्या निर्भय की यह मासूमियत असली है या वह किसी और योजना में जुटा है जिसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं? क्या अथर्व की जिंदगी फिर से किसी पुराने राज की ओर लौटने वाली है जो उसने वर्षों पहले दफन कर दिया था? और क्या आने वाली शादी की रस्मों में छिपा कोई ऐसा मोड़ है जो पूरे राजावत परिवार की नींव हिला देगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। मेरी नई ऑडियो सीरीज वरीसु के नाम से पॉकेट FM पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। क्या वह माफी के लायक था? नहीं, बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं था। उस दिन अनवी और उसके बच्चों की जान जा सकती थी। जोरावर और रॉबर्ट अपने प्लान में कामयाब हो सकते थे। पूरा देश खतरे में पड़ जाता। सब लोग यह जानते हुए भी आज उसे रागिनी और राजेंद्र को माफ करने के लिए कह रहे हैं।
अथर्व को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसके सामने उसका ही अक्ष आकर खड़ा हो गया, जो बिल्कुल उसी की तरह दिखाई दे रहा था। अथर्व उससे बोला, कौन हो तुम? तब उसका अक्ष बोला, मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूं। क्या सोच रहे हो तुम? यही कि तुम्हें अपने मां बाप को माफ करना चाहिए या नहीं? तो मेरी यानी तुम्हारे दिल की राय है कि हां, कर देना चाहिए। वे तुम्हें गले से लगाने और प्यार करने के लिए तड़प रहे हैं। एक बार उन्हें माफ कर दो, फिर देखना कितना सुकून मिलेगा तुम्हें, जो आज तक नहीं मिला। इतना कहकर अथर्व का अक्ष गायब हो गया। अथर्व ने इधर उधर देखा और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसने स्टीयरिंग पर अपना सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। उसे पता ही नहीं चला कब उसे नींद आ गई। राठौर मेंशन। डिनर के समय सब लोग डाइनिंग हॉल में आ गए थे। राजेंद्र लेट आने वाले थे, इसलिए सब खाना खाने बैठ गए। अथर्व को वहां न देखकर शिव ने अनवी से पूछा, अनवी, अथर्व कहां है? वह खाना खाने नहीं आया? तो अनवी बोली, वह निर्भय के घर गया था। तुम सब भी तो वहीं थे, फिर अथर्व कहां है? ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? शिव और रिदम ने एक दूसरे को देखा और फिर शिव ने कहा, पर अथर्व तो तभी वापस मेंशन आ गया था। तभी रागिनी बोली, अथर्व यहां नहीं है, उसे मैंने बाहर जाते हुए देखा था, बहुत जल्दी में था। तो रिदम ने कहा, इतनी रात को यह लड़का कहां चला गया? पार्वती जी ने रागिनी से पूछा, रागिनी, तुम भी खाना खा लो, राजेंद्र जब आएगा तब खा लेगा। रागिनी ने कहा, नहीं मां जी, मैं उनके आने के बाद ही खाऊंगी। उसके बाद सबने चुपचाप खाना खा लिया और अथर्व के आने तक वहीं हॉल में बैठकर बातें करने लगे। रागिनी अपना फोन लेकर ऊपर अपने कमरे में गई हुई थी। वह वापस आ रही थी जब उसका फोन बजने लगा। वह बात करते हुए नीचे आने लगी। वह सीढ़ियों पर ही पहुंची थी कि तभी फोन पर कुछ कहा गया, जिसे सुनकर वह बुरी तरह से नहीं कहकर चिल्लाई और हड़बड़ी में सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया। वह लुढ़कते हुए नीचे आ गिरी। वहीं सबका ध्यान रागिनी की तरफ गया। सबने उसे गिरते हुए देख लिया। जब तक सब लोग सीढ़ियों तक पहुंचे, रागिनी नीचे आ चुकी थी। शिव ने उन्हें उठाते हुए कहा, आंटी, आपको कुछ नहीं होगा, हम अभी आपको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। रागिनी का सिर घूम रहा था। वह बेहोश होने वाली थी। उसके सिर से खून बह रहा था। वह बेहोश होने से पहले पार्वती जी से बोली, मां, राजेंद्र का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। रागिनी यह कहकर बेहोश हो गई। वहीं सब लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए। कुछ ही देर बाद सब लोग रागिनी को लेकर अस्पताल जा चुके थे। रागिनी को एडमिट कराया गया। राजेंद्र को भी उसी अस्पताल में इमरजेंसी में लाया गया था। सब लोग बाहर खामोश खड़े थे। रोहन खून से लथपथ कपड़ों में वहां खड़ा था। वही राजेंद्र को लेकर अस्पताल आया था। उसने वह एक्सीडेंट अपनी आंखों से होते हुए देखा था। राजेंद्र के ड्राइवर और जिस गाड़ी से राजेंद्र की टक्कर हुई थी, दोनों की ही मौके पर मौत हो चुकी थी। एक्सीडेंट बहुत भयानक था। रोहन ने सब कुछ बता दिया और फिर कहा, अथर्व कहां है? क्या वह नहीं आया? तब शिव बोला, पता नहीं वह कहां चला गया, हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है। उसे तो यह भी पता नहीं है कि यहां इतना सब कुछ हो गया है। कुछ देर बाद अनवी के पेरेंट्स, राघव का परिवार और निर्भय के पेरेंट्स भी वहां आ गए थे। राघव नरेंद्र जी को सब ठीक होने का दिलासा देकर शांत रहने के लिए कह रहे थे। सबके चेहरों पर चिंता थी। अनवी और शिव लगातार अथर्व को फोन कर रहे थे, लेकिन वह फोन नहीं उठा रहा था। सभी बच्चों को मेंशन में ही छोड़कर आए थे। उनके साथ दिया और प्रीति थी। कुछ ही देर में किंजल भी अपने बच्चों के साथ वहां पहुंच गई थी। महेंद्र का परिवार भी अस्पताल जा रहा था। उधर अथर्व गाड़ी में बैठा अभी भी सो रहा था। वह कोई सपना देख रहा था जिसमें रागिनी उसे प्यार से खाना खिला रही थी और राजेंद्र उसके और बच्चों के साथ खेल रहे थे। तभी उसने देखा कि राजेंद्र और रागिनी अंधेरे में कहीं दूर जा रहे हैं और कुछ ही देर बाद अथर्व की आंखों से ओझल हो गए। तभी अथर्व की आंखें खुल गईं। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीग गया था। उसने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और मेंशन की तरफ चल पड़ा, अपने घर, अपने परिवार और अपने मां बाप के पास। इस बात से अनजान कि एक बार फिर उसकी किस्मत उसके साथ खेल गई है। आगे जारी रहेगा। क्या अथर्व अब भी अपने मां बाप को माफ करने से इनकार करेगा, या हालात उसे उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां से वापसी नामुमकिन है?
क्या रागिनी और राजेंद्र की जिंदगी बच पाएगी या अथर्व का देर से लिया गया फैसला सब कुछ बदल देगा? क्या अथर्व अपने दिल की आवाज सुनेगा या फिर एक बार फिर नफरत ही उसके फैसले पर हावी होगी? क्या यह हादसा राठौर परिवार को एक करेगा या हमेशा के लिए बांट देगा? और अगर अथर्व को सच का पता चल गया तो क्या वह खुद को माफ कर पाएगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। मेरी नई ऑडियो सीरीज परिसु के नाम से पॉकेट FM पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। अथर्व, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। पापा का एक्सीडेंट हो गया है और मॉम भी सीरियस कंडीशन में है। प्लीज जल्दी से यहां आ जाओ, सब यहीं पर हैं। अन्वी एक ही सांस में अपनी बात कहकर फोन काट चुकी थी। वहीं अथर्व उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गया। उसके कदम वहीं जम गए थे। वह एकदम मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। जब अथर्व रागिनी को आवाज दे रहा था तब दिया और प्रीति बच्चों के कमरे में थी। बच्चों ने रागिनी को ऐसे हालात में देखा था जिससे वे घबरा गए थे, इसलिए दिया और प्रीति उन्हें सुला रही थी। विहान और अद्विक को छोड़कर बाकी सब सो गए थे। रूही किंजल के साथ दूसरे कमरे में थी। विहान, अद्विक, प्रीति, दिया और किंजल सभी ने अथर्व की आवाज सुन ली थी, इसलिए वे सब अथर्व के कमरे में आ गए, जहां अथर्व बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसके एक हाथ में फोन था। दिया और प्रीति अथर्व को हिलाने ही वाली थीं कि तभी किंजल ने उन्हें रोक दिया। प्रीति, दिया और निर्भय के पेरेंट्स को अथर्व की बीमारी के बारे में पता नहीं था। किंजल ने अद्विक को इशारा किया तो उसने जाकर अथर्व को हिलाते हुए कहा, पापा क्या हुआ है आपको? विहान भी आकर अथर्व से लिपट गया। अद्विक के हिलाने और विहान के लिपटते ही अथर्व जैसे होश में आया। उसने चारों तरफ देखा। विहान रो रहा था। अथर्व घुटनों पर बैठ गया और उसे चुप करवाते हुए बोला, तू रो क्यों रहा है? क्या हो गया है? तब विहान रोते हुए बोला, पापा, दादी सीढ़ियों से गिर गई थीं। उनका बहुत सारा खून बह रहा था और दादू का एक्सीडेंट भी हो गया। वो दोनों भगवान जी के पास तो नहीं चले जाएंगे ना? उसकी बात सुनकर अथर्व अंदर तक हिल गया। उसने तुरंत विहान को गले से लगा लिया और बोला, नहीं दादा, दादी को कुछ नहीं होगा। मैं अभी उनके पास जा रहा हूं, उन्हें वापस लेकर आऊंगा। तुम दोनों जाओ और सो जाओ। फिर अथर्व ने अद्विक से कहा, जाओ अद्विक, इसका ध्यान रखो और सबका भी। अद्विक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, पापा मुझे मेरे दादा दादी दोनों चाहिए। अथर्व ने उसकी आंखों में देखा और हाँ में सिर हिला दिया। फिर उसने किंजल से सब संभालने को कहा और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अस्पताल में रागिनी और राजेंद्र का इलाज चल रहा था। सब लोग बाहर खामोशी से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अन्वी पार्वती जी को पानी पिला रही थी। नरेंद्र जी आंखें बंद करके भगवान से सब ठीक करने की प्रार्थना कर रहे थे। तभी रागिनी के वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए। विराट तेजी से उनके पास गया और पूछा, डॉक्टर, मेरी मॉम ठीक है ना? क्या उन्हें होश आ गया? क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? डॉक्टर ने कहा, रिलैक्स मिस्टर विराट, वो खतरे से बाहर है। फिलहाल उन्हें होश नहीं आया है। 1-2 घंटे में होश आ जाएगा। एग्जामिन करने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। तभी इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और एक नर्स बाहर आई और बोली, देखिए, हमें और ब्लड की जरूरत है। आप लोग जल्दी ब्लड का इंतजाम कीजिए। पहले निर्भय ने ब्लड दिया था और अब फिर से ब्लड की जरूरत थी। सब लोग इधर उधर देखने लगे। विराट का ब्लड ग्रुप मैच कर रहा था तो वह नर्स के साथ चला गया। अथर्व तेजी से गाड़ी चला रहा था। उसने खुद से कहा, कितना आसान था मेरे लिए यह कहना कि वे दोनों मर जाए, और आज वे दोनों इसी हालत में हैं। अगर उन्हें कुछ हुआ तो नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। किस्मत हर बार उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सब लोग कॉरिडोर में बैठे राजेंद्र के ठीक होने की दुआ कर रहे थे। रागिनी अब खतरे से बाहर थी। तभी अथर्व जल्दी से भागता हुआ वहां आया। सबने उसे देखा। शिव अपनी जगह से उठा, अथर्व के पास गया और उसे खींचकर एक थप्पड़ मार दिया। सब लोग चौंक कर खड़े हो गए। अथर्व ने अपना चेहरा उठाया तो शिव ने एक और थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से चिल्लाया, कहां घूम रहा था तू? हम सब तुझे फोन करके परेशान हो रहे थे और तू बाहर मजे कर रहा था। ऐसा क्या कर रहा था कि तुझे हमारे फोन रिसीव करने का भी वक्त नहीं मिला?
अथर्व ने अपना गाल सहलाते हुए कहा, फोन साइलेंट पर था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वे दोनों कैसे हैं। अथर्व की बात सुनकर शिव ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी और बोला, तुझे चिंता हो रही है अथर्व राठौर। मिस्टर और मिसेस राठौर की चिंता हो रही है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि अब शायद वे तुझे कभी देख भी नहीं पाएंगे। निर्भय और रिदम ने आकर शिव को पीछे किया। निर्भय बोला, अथर्व, मैंने कहा था ना, यहां पर बड़ी मुश्किल से सब कंट्रोल में हुआ है। अंकल की हालत काफी गंभीर है, लेकिन आंटी अब खतरे से बाहर है। अथर्व ने उसकी ओर देखा। निर्भय ने राजेंद्र के कमरे की तरफ इशारा किया। अथर्व उस कमरे की ओर बढ़ गया। वहीं निर्भय के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह नरेंद्र जी के पास गया और बोला, दादाजी, मुबारक हो, आपके बेटे को उनका बेटा मिल गया। अब वे जरूर ठीक हो जाएंगे। अथर्व ने दरवाजे के बाहर से अंदर झांका। डॉक्टर राजेंद्र को घेरे हुए थे। अथर्व कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर रागिनी के पास जाने का सोचकर निर्भय की तरफ मुड़ा। निर्भय बिना कुछ कहे ही समझ गया और उसने रागिनी के रूम की तरफ उंगली कर दी। अथर्व बिना किसी की ओर देखे उस कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर लगे गोल शीशे में अथर्व ने रागिनी को देखा। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी और चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। अथर्व दरवाजा खोलकर अंदर गया। अन्वी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन निर्भय ने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा। शिव और रिदम देख रहे थे कि निर्भय अथर्व को उन दोनों से ज्यादा समझता है। अथर्व रागिनी के पास जाकर बैठ गया। वह अभी भी बेहोश थी। उसके हाथ में ग्लूकोज लगा हुआ था। अथर्व ने अपना हाथ रागिनी के पेट पर रखा और कहा, उठ जाइए मिसेस राठौर, देखिए मैं आपके पास आ गया हूं। मैं वादा करता हूं कि अब कभी आपको तकलीफ नहीं दूंगा। आप दोनों की सजा खत्म हो गई, हम सब एक साथ रहेंगे। उठ जाइए, फिर हम आपके पति को भी उठाएंगे। सब लोग दरवाजे पर खड़े अथर्व की बातें सुन रहे थे। तभी सबने देखा कि रागिनी का हाथ अथर्व के सिर पर आ गया। सबके साथ साथ अथर्व ने भी रागिनी के चेहरे की ओर देखा। रागिनी रोते हुए अथर्व को देख रही थी। अथर्व एकदम से सीधा बैठ गया। रागिनी ने चेहरे से मास्क हटा लिया। वह बैठने की कोशिश करने लगी तो अथर्व ने उसकी मदद कर उसे बैठाया। अथर्व पीछे हटने लगा तो रागिनी ने अचानक अथर्व की कमर में अपने दोनों हाथ लपेट ली और जोर जोर से रोते हुए बोली, अथर्व, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। रागिनी आगे कुछ कह ही नहीं पाई और रोने लगी। अथर्व ने उसका सिर सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। तभी सब लोग अंदर आकर खड़े हो गए। उसी समय विराट, जो अब भी आया था, बोला, मॉम, आप ठीक है ना? आपको होश आ गया, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूं। तभी निर्भय ने उससे रोकते हुए कहा, तुम अंकल को खून देकर आए हो, तुम आराम करो, डॉक्टर को मैं बुला लेता हूं। राजेंद्र का जिक्र सुनते ही रागिनी फिर से बेचैन हो गई और जल्दी से बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी। वह बोली, राजेंद्र कहाँ हैं? मुझे उनके पास ले चलो। तब विराट बोला, मॉम, आप अभी चल नहीं सकती, प्लीज उठिए मत। रागिनी और अथर्व दोनों का ध्यान उसके पैर पर गया, जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। तभी विराट ने फिर कहा, पापा का अभी ऑपरेशन चल रहा है, उनसे अभी कोई नहीं मिल सकता। तभी डॉक्टर अंदर आकर रागिनी को चेक करने लगे। सब लोग बाहर आ गए थे। अथर्व बाहर आकर रोहन से बोला, थैंक यू। रोहन ने कहा, मेरी गाड़ी उनसे पीछे ही थी। जब वो बेकाबू कार आई तो उसने अंकल की कार को टक्कर मार दी। बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला था। और तुम मुझे थैंक यू मत बोलो। अगर उनकी मदद करने से मेरे पापा के गुनाह कुछ कम हो सकते हैं तो मैं अपनी जान देकर भी उनकी मदद करता। सबके साथ साथ विक्रांत ने भी रोहन की तरफ देखा। तभी अथर्व वहां से जाने लगा। उसे ऐसे जाते देख सब हैरान हो गए। निर्भय बोला, कहां जा रहा है अब? अथर्व ने कुछ नहीं कहा तो रिदम बोला, उस गाड़ी ड्राइवर और अंकल के ड्राइवर दोनों की ही एक्सीडेंट स्पॉट पर मौत हो चुकी है। अथर्व के कदम एकदम से रुक गए। सब समझ गए थे कि अथर्व अब उस गाड़ी के मालिक को सबक सिखाने जा रहा है। लगभग 2 घंटे बाद इमरजेंसी रूम का दरवाजा खुला तो सबने डॉक्टर को घेर लिया और राजेंद्र की तबीयत के बारे में पूछने लगे। डॉक्टर ने कहा, देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन शायद अब उन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। उनकी बॉडी को रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उनकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। आप लोग आखिरी बार उन्हें देख लीजिए।
डॉक्टर का इतना कहना ही था कि अथर्व ने उसे कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा लिया और गुस्से में बोला, क्या कहा तूने? आखिरी बार। डॉक्टर किसने बनाया तुझे? अथर्व की इस हरकत से सब लोग घबरा गए। डॉक्टर की बात सुनकर पार्वती जी रोते रोते बेहोश हो गईं। विराट और विशाखा भी जोर जोर से रोने लगे। शिव और अन्वी अथर्व को रोकने के लिए उसके पास गए और डॉक्टर को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगे। अथर्व ने डॉक्टर को नहीं छोड़ा, पर तभी उसे अपने दादाजी की रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पलटा। देखा नरेंद्र जी राघव के गले लगकर रो रहे थे। वहीं पूनम पार्वती जी को उठाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर की बात सुनकर सब लोग रोने लगे थे। वहीं इन सब से अलग बाहर से आती आवाजें सुनकर रागिनी नींद से जाग गई। वह जैसे तैसे व्हील चेयर पर बैठकर कमरे से बाहर निकल आई। बाहर सबको इस तरह रोते देख वह समझ गई कि शायद राजेंद्र को कुछ हुआ है। वह जल्दी से विशाखा से पूछने लगी तो विशाखा ने रोते हुए उसे राजेंद्र की हालत के बारे में बता दिया। यह सुनकर वह भी रोने लगी। अथर्व की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जल्दी से अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है। मैं कह रहा हूं आपसे मिस्टर राठौर को कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी जाकर उन्हें उठाता हूं। यह कहकर अथर्व वहां से राजेंद्र के पास चला गया। वहीं डॉक्टर मौके की गंभीरता को समझते हुए वहां से चला गया, वरना उसे अथर्व पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तो पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा देता। उसने गुस्से में शिव से पूछा, यह लड़का पेशेंट का क्या लगता है? शिव ने तुरंत कहा, सॉरी डॉक्टर, मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। वह उनका बेटा है, इसलिए इतना गुस्सा हो गया था। डॉक्टर ने सभी को वार्निंग देकर वहां से चला गया। सब लोग उस कमरे की ओर बढ़ गए। अंदर अथर्व राजेंद्र के सामने खड़ा था। उनके चेहरे पर ठोड़ी के नीचे पट्टी बंधी हुई थी और पूरा सिर भी पट्टी से ढका था। उनकी आंखें बंद थीं। अथर्व उनके पास जाकर खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, उठिए मिस्टर राठौर। मैंने कहा उठिए। अथर्व की गुस्से भरी आवाज बाहर तक पहुंच गई तो सब लोग तेजी से वहां आ गए, लेकिन राजेंद्र के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। अथर्व ने उन्हें झकझोर दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब अथर्व बोला, आज अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप जब देखो तब मेरी जिंदगी से भाग जाते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, तो उसका मतलब यह नहीं कि मुझे जरूरत नहीं थी, बल्कि थी। आज तक मैं अनाथों की तरह जिया हूं। क्या आप सच में मुझे अनाथ बनाकर चले जाएंगे? उठिए मिस्टर राठौर, आगे जारी रहेगा। क्या राजेंद्र सचमुच अथर्व को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं, या अब भी कोई उम्मीद बाकी है? क्या रागिनी अपने पति को खोने से पहले अथर्व को पूरी तरह माफ कर पाएगी? क्या शिव का अथर्व के प्रति गुस्सा आने वाले सच को और ज्यादा भड़काने वाला साबित होगा? क्या इस हादसे के पीछे सिर्फ एक एक्सीडेंट था या किसी की सोची समझी साजिश? क्या अथर्व अपनी कसम तोड़कर एक बार फिर अपने पिता के लिए वही अथर्व बन जाएगा जो कभी उनके बिना नहीं रह सकता था? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। मेरी नई ऑडियो सीरीज वारिसों के नाम से पॉकेट एफएम पर मिल जाएगी। सर्च करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। प्लीज इसे जाकर सुनिए। अंदर अथर्व राजेंद्र के सामने खड़ा था। उनके चेहरे पर ठोड़ी के नीचे पट्टी बंधी हुई थी और पूरा सिर भी पट्टी से ढका था। उनकी आंखें बंद थीं। अथर्व उनके पास जाकर खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, उठिए मिस्टर राठौर। मैंने कहा उठिए। अथर्व की गुस्से भरी आवाज बाहर तक पहुंच गई तो सब लोग तेजी से वहां आ गए, लेकिन राजेंद्र के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। अथर्व ने उन्हें झकझोर दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब अथर्व बोला, आज अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आप जब देखो तब मेरी जिंदगी से भाग जाते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे आपकी जरूरत नहीं है, तो उसका मतलब यह नहीं कि मुझे जरूरत नहीं थी, बल्कि थी। आज तक मैं अनाथों की तरह जिया हूं। क्या आप सच में मुझे अनाथ बनाकर चले जाएंगे? उठिए मिस्टर राठौर। अब आगे। अथर्व यह कहते हुए राजेंद्र के सीने से लिपट गया। अथर्व को राजेंद्र से लिपटा देख सबकी आंखें भर आईं। रागिनी तो जैसे अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। सब लोग अथर्व को देख ही रहे थे कि तभी अथर्व को राजेंद्र का दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। सबकी आंखें हैरानी और खुशी से फैल गईं
जब मॉनिटर पर राजेंद्र की हार्ट रेट, जो पहले सीधी रेखा में थी, वापस नॉर्मल हो गई, शिव जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा। डॉक्टर भी भागते हुए वहां आ गया। अथर्व राजेंद्र से अलग नहीं हुआ। डॉक्टर ने उसी हालत में उनका चेकअप किया। सब लोग वहीं खड़े थे। डॉक्टर ने हैरानी से सब कुछ जांचा और फिर कहा, राजेंद्र अब खतरे से बाहर हैं, उन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। यह सुनते ही सबके चेहरों पर खुशी लौट आई। नरेंद्र जी आगे बढ़े और अथर्व का सिर सहलाते हुए बोले, तेरा बाप सबकी बात अनसुनी कर सकता है, लेकिन अपने बेटे की पुकार को अनसुना नहीं कर पाया। अथर्व ने एक हाथ से उनका हाथ पकड़कर चूमा और कहा, हर बार मेरी किस्मत मुझे नहीं हरा सकती दादाजी। अथर्व को छोड़कर सब लोग बाहर चले गए। निर्भय मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता था अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो अथर्व का यहां होना काम आएगा, और वही हुआ। राजेंद्र अब ठीक थे। सुबह होने वाली थी, इसलिए अथर्व ने सबको घर भेज दिया। रागिनी को राजेंद्र के पास ही शिफ्ट कर दिया गया था। अथर्व ने दोनों का बहुत ध्यान रखा। अथर्व को अपने पास महसूस करके रागिनी फिर से इमोशनल हो गई। अथर्व ने कहा, बच्चों की तरह मत रोइए। देखिए, मैं तो नहीं रोया था। रागिनी बोली, मुझे माफ कर दो अथर्व, तुम रो नहीं पाते, इसका कारण भी मैं ही हूं। तुम्हारी जिंदगी के हर दुख और तकलीफ की वजह हमेशा मैं ही रही हूं। अथर्व ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह सच था। वह उन्हें संभालने का कहकर वहां से चला गया। रागिनी राजेंद्र की खुशी के बारे में सोचकर मुस्कुराई। वह जानती थी कि अथर्व ने उन्हें माफ कर दिया है। यह सुनकर राजेंद्र सबसे ज्यादा खुश होंगे। अथर्व ने राजेंद्र और रागिनी को माफ कर दिया था। उसने उन दोनों का पूरा ध्यान रखा। कुछ दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज मिल गया था। मेंशन में आकर भी अथर्व ने उन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने रागिनी को अन्वी के पास रखा और खुद राजेंद्र के पास उनके कमरे में रहा। अन्वी ने रागिनी का पूरा ख्याल रखा। उसे चलने फिरने में परेशानी होती थी तो अन्वी उसे सहारा देती थी। अब रागिनी के मन में अन्वी के लिए कोई मलाल नहीं रहा था। वहीं अथर्व ने भी राजेंद्र को नहलाने से लेकर दवाई देने और कंधे की मालिश तक सबका ध्यान रखा था। उन दोनों की मेहनत से वह दोनों महीने भर में ही ठीक हो गए थे। राजेंद्र जब अथर्व को अपनी देखभाल करते देखता तो वह रो पड़ता। हालांकि अथर्व उससे अभी भी उतनी बातें नहीं करता था। वह उसके साथ वैसे खुल नहीं पा रहा था जैसे निर्भय के पेरेंट्स के साथ बोलता था। निर्भय और हर्षित दोनों ने ही शादी की तारीख 1.5 महीने आगे बढ़वा दी थी। वे चाहते थे कि अथर्व खुलकर शादी एंजॉय करे। निर्भय और हर्षित की शादी के फंक्शन शुरू होने वाले थे। सभी बच्चे भी बहुत खुश थे। अथर्व, शिव और रिदम ने तय किया था कि वे सभी शादी में जमकर मस्ती करेंगे। नरेंद्र और पार्वती जी भी बहुत खुश थे कि उनके बेटे और पोते के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। आखिर उनके पोते को भी मां बाप का प्यार मिल रहा था। अथर्व ऑफिस से आने के बाद सबके साथ बैठा हुआ था। निर्भय भी वहीं पर था। शिव नरेंद्र जी से अथर्व की शिकायत कर रहा था कि वह कल भी उन्हें ऑफिस ले जा रहा है, जबकि कल निर्भय और हर्षित की हल्दी है। तभी अथर्व भी तपाक से बोला, हाँ तो फंक्शन शाम को है और तुम यहां रहकर क्या हल्दी पीसोगे। तब शिव का मुंह बन गया। उन दोनों को ऐसे बच्चों की तरह झगड़ता देखकर सब मुस्कुरा रहे थे। तभी सभी बच्चे वहां भाग कर आ गए। कोई कुछ बोलने ही वाला था कि अद्विक अथर्व से बोला, पापा आपके खिलाफ किचन में साजिश रची जा रही है। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। तभी किचन से अन्वी और प्रीति चाय लेकर आईं। शिव ने अद्विक को अपने पास खींचा और कहा, कौन सी साजिश और कौन रच रहा है। तब अद्विक बोला, मैंने मम्मा को बात करते सुना है कि वो कल पापा को हल्दी लगाकर भूत बना देगी। उसकी बात सुनकर अन्वी भौचक्की रह गई। वहीं अथर्व उसे घूरने लगा। तभी प्रीति ने अद्विक के कान खींचे और बोली, शैतान कहीं के, तुम्हें अपनी मां से प्यार व्यार है या नहीं? जब देखो तब पापा का चमचा बना रहता है। तब अथर्व शरारत से बोला, कोई बात नहीं, मैं तेरी मां के हाथों से भूत बन जाऊंगा। शिव बोला, साला हमारी ही किस्मत फूटी है, वरना देखो एक राक्षस को भी कितनी प्यारी बीवी मिली है। उसने प्रीति की तरफ देखते हुए कहा तो प्रीति उसे घूरने लगी। तभी निर्भय की आवाज आई, जिसके दिमाग में एक बहुत पुराना सवाल घूम रहा था। उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अथर्व एक बात बता,
तूने अपने बच्चों के नाम अद्विक और रूही क्यों रखे? उसका सवाल सुनकर सब लोग अथर्व को देखने लगे। तो अथर्व बोला, तेरी शादी होने वाली है, तुझे तेरी बीवी के साथ रोमांस करने के तरीके सोचने चाहिए, और तू है कि मेरे पीछे पड़ा रहता है। अथर्व वहां से उठने लगा। तभी निर्भय ने उसे पकड़ लिया और कहा, मतलब यहां इस मामले में कुछ गड़बड़ है, वरना तू इतने सिंपल से सवाल का जवाब देने से नहीं कतराता। ये सुनकर अथर्व उसे देखने लगा। निर्भय के सवाल करने पर अथर्व वहां से उठने लगा। तभी निर्भय ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मतलब यहां कुछ तो गड़बड़ है, वरना तू इतनी सिंपल सी बात पर जवाब देने से नहीं कतराता। अथर्व ने शिव की तरफ देखा, जो उसी को देख रहा था। फिर अथर्व खड़ा हो गया और बोला, तो फिर सुनो सब। यह कहते हुए वह सबसे अलग आ गया और बोला, पहले तो मुझे उनके नाम अच्छे लगे थे, और दूसरा, अद्विक सूर्यवंशी ने मेरा बाप बनना चाहा था, और देखो आज मैं अद्विक के साथ साथ रूही का भी बाप बन गया। यह कहकर अथर्व बिजली की तरह अपने कमरे की ओर भाग गया। जब बात सबकी समझ में आई तो निर्भय शिव को देखकर पेट पकड़कर हंसने लगा, और शिव गुस्से में अथर्व के पीछे भाग गया। सबको लगता था कि अद्विक और रूही के नाम अथर्व ने शिव के पेरेंट्स के नाम पर इमोशनल होकर रखे हैं, लेकिन यहां तो मामला ही कुछ और था। बच्चों की तो कुछ समझ में नहीं आया। तभी निर्भय जाते जाते बोला, मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं निकलता हूं, पता चला मेरी ही सुताई हो गई और कल मैं पीले से ज्यादा लाल नजर आऊं। इतना कहकर निर्भय वहां से भाग गया। रिदम हंसते हुए राजेंद्र से बोला, अब तो बता दीजिए अंकल, क्या खाकर पैदा किया था इस राक्षस को? मतलब कोई खुन्नस में भी अपने बच्चों के नाम रखता है क्या? यह सुनकर राजेंद्र ने रिदम को घूर कर देखा। उधर अथर्व अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था और शिव उसकी पीठ पर बैठकर उसे मार रहा था। वह बोला, साले कुत्ते, तू कितना कमीना है। मैं आज तक सोचता रहा कि तू मॉम डैड से सच्चा प्यार करता है। अथर्व ने उसे नीचे गिराया और मुस्कुराते हुए कहा, हां तो समझ ले, यही है मेरा प्यार जताने का तरीका। अब छोड़ मुझे, डिनर का टाइम हो गया। शिव ने उसे छोड़ा और दोनों नीचे आ गए। अगले दिन शाम को मेंशन के गार्डन में हर्षित और निर्भय को हल्दी लगाई जा रही थी। सभी औरतों के हटते ही अथर्व ने निर्भय को अपनी कमर पर उठा लिया और दूसरी तरफ शिव और रिदम ने हर्षित को उठाकर हल्दी से भरे छोटे पुल में फेंक दिया। सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे, लेकिन तभी हंसी और तेज हो गई क्योंकि अनवी, प्रीति और दिया ने पीछे से अथर्व, शिव और रिदम तीनों को ही उस पुल में धक्का दे दिया। अथर्व ने अपने चेहरे से हल्दी साफ की और अनवी को देखा, जो उसकी तरफ हाथ हिलाकर हंस रही थी। यही हाल प्रीति और दिया का भी था। निर्भय ने धीरे से अथर्व, शिव और रिदम से कुछ कहा और हर्षित को लेकर वहां से चला गया। तीनों लड़कियां अब उनका मजाक उड़ा रही थीं। तभी अथर्व ने अनवी का हाथ पकड़ लिया और झटके से उसे भी पुल में खींच लिया। बाकी दोनों ने भी वही किया और एक बार फिर वहां हंसी के फव्वारे छूट गए। अनवी, प्रीति और दिया शर्म से लाल होकर जल्दी जल्दी वहां से भाग गईं। अथर्व ने शिव और रिदम को आंख मारी और तीनों भी उनके पीछे मेंशन की ओर निकल पड़े। उनके जाने के बाद बाकी बच्चे उस पुल में कूदकर खेलने लगे। उधर जब अथर्व अपने कमरे में पहुंचा, अनवी वॉशरूम में खुद को साफ कर रही थी। अथर्व चुपचाप अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। अनवी ने पलटकर उसे देखा। अथर्व की आंखों में वही शरारत थी जो हमेशा उसके होंठों पर मुस्कान बनकर रहती थी। अनवी ने शर्माते हुए पूछा, अब क्या करने आई हो? अथर्व मुस्कुराया और बोला, बस ये देखने की हल्दी ज्यादा किस पर लगी है, तुम पर या मुझ पर। अनवी मुस्कुरा दी। माहौल हल्का पुल्का था, पर उसमें एक पुरानी निकटता की गर्माहट भी थी। राजेंद्र के एक्सीडेंट के बाद अथर्व पहली बार फिर से उसी अपनापन से उसके करीब आया था। अथर्व ने उसका हाथ थामा और धीरे से बोला, अब सब ठीक है, और मैं भी। अनवी ने उसकी आंखों में देखा। उनमें वही सच्ची चाहत थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थी। दोनों एक दूसरे के करीब आए और माहौल में सिर्फ बारिश की बूंदों और उनकी मुस्कुराहटों की आवाज गूंज उठी। दोनों महीने भर बाद करीब आए थे। उनका रोमांस तो वॉशरूम में ही शुरू हो गया। शिव और रिदम के कमरों में भी यही हाल था। बस उनका रोमांस वॉशरूम में नहीं, बेडरूम में चल रहा था। अगले दिन मेहंदी और संगीत था। मेंशन का गार्डन एरिया बड़ा होने के कारण सारे अरेंजमेंट वहीं किए गए थे। अथर्व तो इस बार भी शादी होटल में करवाना चाहता था,
लेकिन निर्भय नहीं माना। सभी महिलाओं ने मेहंदी लगाई हुई थी। रात को संगीत में सबने डांस किया। बच्चों ने भी अथर्व के लिए एक खास परफॉर्मेंस तैयार की थी। एडविक, विहान और रूही तीनों ने मिलकर डांस किया। उनका गाना था। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। अथर्व ने उन तीनों को अपने गले से लगा लिया। वह बेहद खुश था और उसके साथ सबकी आंखों में भी खुशी थी। वहीं राजेंद्र के मन में ख्याल आया, काश अथर्व और मेरा भी रिश्ता ऐसा ही होता, पर वह जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता था। वह किसी भी बात में अथर्व के बराबर नहीं ठहर सकता था। हजारों दुख झेलने के बाद अथर्व ने यह खुशी पाई थी। उसकी जगह कोई और होता तो शायद इतना दर्द सह नहीं पाता। अगले दिन शाम को शादी के 2 मंडप सज चुके थे। थोड़ी ही देर में निर्भय और हर्षित अपनी अपनी दुल्हनों के साथ मंडप में बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। फेरे हुए, फिर सिंदूर भरा गया, मंगलसूत्र पहनाया गया और इस तरह शादी संपन्न हो गई। विदाई भी हो गई थी। लड़की वालों ने एक हॉल बुक कराया था और वहीं से विदाई हो रही थी। अथर्व निर्भय का ड्राइवर बन गया था और शिव हर्षित का। रिदम को भी अथर्व ने शिव के साथ भेज दिया था। दोनों गाड़ियां जब बराबर आईं तो शिव और अथर्व ने एक दूसरे को आंख मारी। शिव पहले निकल गया हर्षित के घर की ओर। वहीं अथर्व ने एक नजर निर्भय को देखा और शरारती मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ा दी। दोनों बहनों का गृह प्रवेश अलग अलग घरों में लेकिन एक ही समय पर हुआ। इसके बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म हुई जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी। कुछ देर में ही सभी रस्में पूरी हो गईं और सब लोग आराम करने चले गए। अथर्व जल्दी से एक कोने में गया और शिव को फोन लगाया। शिव ने फोन उठाया और पूछा, प्लान कैसा चल रहा है अथर्व? अथर्व ने जवाब दिया, एकदम सही चल रहा है। तू बता, हर्षित अपने कमरे में गया? शिव बोला, नहीं, अभी रिदम उसे टिप्स दे रहा है। देख अथर्व, मैं कह रहा था ना, हर्षित तो शरीफ बच्चा है, उसे छोड़ दे। अगर ज्यादा डर गया तो। अथर्व हंसकर बोला, ठीक है, उसे बस थोड़ा परेशान करना है। बाकी निर्भय की तो आज मैं अच्छी तरह बैंड बजाऊंगा। बड़ा परेशान करता है सबको। शिव ने कहा, मुझे तो उसका चेहरा देखना है, काश मैं वहां होता। अच्छा, सब रिकॉर्ड जरूर करना, मैं बाद में सब एंजॉय करना चाहता हूं। अथर्व ने हाँ कहा और फोन काट दिया। फिर उसने निर्भय के कमरे की तरफ देखा जिसमें इस वक्त निर्भय अंदर जा चुका था। उधर निर्भय अपने कमरे में पहुंचा तो वह काफी एक्साइटेड था। उसने देखा कमरा फूलों से सजा हुआ था और बेड पर मनाली घूंघट ओढ़े बैठी थी। निर्भय वहीं उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, मनु डार्लिंग, डर तो नहीं लग रहा है? बालकनी के पर्दे के पीछे छुपा बैठा अथर्व यह सब देखकर हंसी रोक नहीं पा रहा था। तभी निर्भय ने प्यार से मनाली का घूंघट उठाया और अगले ही पल उसकी चीख पूरे विला में गूंज गई। अथर्व ने अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और मुस्कुराते हुए बालकनी से नीचे कूद गया। आगे जारी रहेगा। क्या अथर्व और अन्वी के रिश्ते में वह पुरानी गर्माहट अब हमेशा के लिए लौट आई है, या फिर यह सिर्फ एक भावनात्मक पल भर का सुकून था? निर्भय के कमरे में अथर्व की उस शरारत का क्या अंजाम होगा? क्या निर्भय उसे माफ करेगा या फिर अथर्व की यह मस्ती किसी नए झगड़े की शुरुआत बनेगी? क्या आने वाले दिनों में अथर्व और राजेंद्र के अतीत की कोई अनकही बात फिर से उभरकर सब कुछ बदल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सारी खुशियां अथर्व की जिंदगी में टिक पाएंगी या नियति फिर उसके हिस्से कुछ और लिख चुकी है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। उधर निर्भय अपने कमरे में पहुंचा तो वह काफी एक्साइटेड था। उसने देखा कमरा फूलों से सजा हुआ था और बेड पर मनाली घूंघट ओढ़े बैठी थी। निर्भय वहीं उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, मनु डार्लिंग, डर तो नहीं लग रहा है? बालकनी के पर्दे के पीछे छुपा बैठा अथर्व यह सब देखकर हंसी रोक नहीं पा रहा था। तभी निर्भय ने प्यार से मनाली का घूंघट उठाया और अगले ही पल उसकी चीख पूरे विला में गूंज गई। अथर्व ने अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और मुस्कुराते हुए बालकनी से नीचे कूद गया। अब आगे। निर्भय की चीख सुनकर उसके मां बाप और विजय बाहर आ गए थे। निर्भय भी अपने कमरे से बाहर दौड़ आया। जब सबने उससे पूछा तो उसने अपने बेड की तरफ इशारा किया।
तभी मनाली भी वॉशरूम से बाहर निकल आई, जो अंदर छिपकर बैठी थी। दरअसल बेड पर एक कंकाल को दुल्हन का जोड़ा पहनाकर घूंघट डालकर बैठाया गया था। निर्भय ने मनाली को देखा, फिर तेज आवाज में अथर्व कहकर चिल्लाया। निर्भय की हालत देखकर विजय और उसके पापा को बड़ा मजा आ रहा था। निर्भय की मां भी हंस पड़ी। सब लोग समझ गए कि यह सब अथर्व ने किया है। मेंशन में सब लोग अपने अपने कमरों में जाने ही वाले थे कि तभी सबने अथर्व को भागते हुए आते देखा। अथर्व जल्दी से अपने कमरे में जाकर बैठ गया और दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। वहीं सब अथर्व को हैरानी से देखने लगे। अथर्व अपने कमरे में चला गया था, तभी निर्भय भी दौड़ते हुए वहां पहुंचा। वह अथर्व के कमरे का दरवाजा पीटने लगा और गालियां देते हुए बोला, कुत्ते, कमीने, तुझे मैं जान से मार दूंगा, बाहर निकल। लेकिन अथर्व आराम से बेड पर लेटा हुआ हंस रहा था। उसके फोन में हर्षित की वीडियो चल रही थी, जिसमें वह शिव के ऊपर बैठा उसे अच्छे से कूट रहा था। दरअसल शिव ने कंकाल वाला आइडिया बदल दिया था और निराली की जगह खुद घूंघट डालकर बैठ गया था। पहले तो हर्षित डर गया, लेकिन वह जल्दी ही नॉर्मल हो गया और शिव को दबोच लिया। वहीं मेंशन में निर्भय थक हार कर नीचे आ गया, क्योंकि अथर्व ने दरवाजा नहीं खोला था। जब सबने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर कुछ लोग हंसने लगे तो कुछ हैरान रह गए कि अथर्व ऐसा भी कुछ कर सकता है। कुछ देर बाद निर्भय भी वहां से चला गया। निर्भय और हर्षित दोनों ने ही आज अपनी सुहागरात मनाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। वे चारों वैसे भी थके हुए थे, इसलिए चुपचाप सो गए। अगले दिन सुबह अथर्व और शिव ने निर्भय का खूब मजाक उड़ाया, लेकिन निर्भय कुछ नहीं बोला। वह मन ही मन बदला लेने का ठान चुका था। अथर्व ने सोचा कि वह अभी भी सदमे में है और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं निर्भय ने विहान, अद्विक और रूही को अपनी तरफ मिलाया और कहा, तुम सब समझ गए ना क्या करना है। तब अद्विक बोला, चाचू, बदले में हमें क्या मिलेगा। निर्भय ने कहा, जो तुम चाहो। तभी तीनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोले, हमें कराटे सीखना है, आप हमें सिखाओगे। निर्भय ने उन्हें घूरते हुए कहा, इस उम्र में कराटे? तो अद्विक हंसते हुए बोला, सेफ्टी के लिए चाचू। निर्भय ने कुछ देर सोचा और फिर हां कह दिया। तीनों बच्चे खुश होकर अपने कमरे में खेलने चले गए। उनके जाते ही निर्भय हंसते हुए बोला, अथर्व के बच्चे, सुहागरात तो मैं आज मनाऊंगा, लेकिन तेरी आज की पूरी रात हराम करने के बाद। रात के समय खाने के बाद जब अथर्व कमरे में गया तो अन्वी को देखकर उसके दिल में उमंगें जाग उठीं। उसने उसे बाहों में भर लिया और कान में कहा, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही खिल रही हो। तब अन्वी बोली, अच्छी महक है ना, ये परफ्यूम मुझे मनाली ने दिया है। अथर्व उसकी बात सुनकर बोला, वैसे कल की रात तो उनकी खराब हो गई, तो आज निर्भय उसे जाने नहीं देगा और यहां मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अथर्व ने उसे गोद में उठा लिया और बेड पर लिटाया। वह अपनी शर्ट उतारने लगा तो अन्वी इधर उधर देखने लगी। अथर्व जल्दी से उसके ऊपर आया और कभी उसके होठों को चूमता तो कभी उसकी गर्दन को। अथर्व पूरी तरह अपने फॉर्म में आ गया था। उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं। वह आगे बढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक होने लगा। अथर्व ने गुस्से से दरवाजे की तरफ देखा। अन्वी जल्दी से अपनी शर्ट पहनने लगी और बोली, तुम देखो जरा कौन है और कपड़े पहनो अपने। अथर्व ने फटाफट कपड़े पहने और जाकर दरवाजा खोला। बाहर अद्विक, विहान और रूही खड़े थे। अथर्व उन्हें देखकर बोला, क्या हुआ, तुम लोग सोए नहीं अभी तक? तब रूही बोली, हमें आज मम्मा के साथ सोना है। और यह कहकर वे तीनों जल्दी से अन्वी के पास बेड पर चढ़ गए और पूरे बेड पर फैलकर कब्जा जमा लिया। तब अथर्व उन्हें घूरते हुए बोला, सिर्फ मम्मा के साथ सोना है, मेरे साथ नहीं। तब अद्विक बोला, पापा, पर अब बेड पर जगह नहीं बची, फिर आप क्या हमारे ऊपर सोएंगे? अथर्व अद्विक को बुरी तरह घूरने लगा। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कब विहान और रूही ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर कर दिया और उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए बोले, गुड नाइट पापा। अथर्व जब तक होश में आया तब तक देर हो चुकी थी। उसने कुछ देर दरवाजा खटखटाया, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तभी अथर्व को निर्भय का इतना शांत रहना समझ में आ गया। वह समझ गया था कि ये बच्चे निर्भय के कहने पर ही ऐसा कर रहे हैं। उसका मन किया कि अब भी जाकर निर्भय का भर्ता बना दे, लेकिन अपना पैर पटकते हुए
वहां से चला गया अपने दादा दादी के कमरे की तरफ। वहीं निर्भय के फोन पर विहान ने मिशन कंप्लीट का मैसेज भेजा तो निर्भय खुश हो गया। उसने मनाली को गले लगा लिया, जो बेचारी आज भी मुंह फेरकर सोने की वजह से उदास थी। निर्भय कल अथर्व के प्लान में शामिल होने की वजह से थोड़ा परेशान था, लेकिन उसने जल्दी ही मनाली को मना लिया। फिर दोनों अपनी जिंदगी के सुनहरे पल जीने लगे। यहां मेंशन में अथर्व अपने दादा दादी के कमरे के बाहर पहुंचा तो देखा कि वे दोनों सो चुके थे। अथर्व ने उन्हें परेशान करना ठीक नहीं समझा। तभी उसके दिमाग में राजेंद्र और रागिनी का ख्याल आया। वह कभी भी उनके पास नहीं सोया था। उसका मन बचपन में बहुत करता था राजेंद्र के पास सोने का। वह छुपकर विराट और विशाखा को उनके साथ सोते हुए देखता था। उसके कदम अपने आप सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। वह अचानक रुक गया और खुद से बोला, ये मैं क्या कर रहा हूं? मैं बच्चा नहीं रहा जो उनके साथ सोऊं। अच्छा भी नहीं लगेगा। वह किचन में जाकर पानी पीने लगा और खुद से ही बोला, क्या करूं, जाऊं या नहीं? चलो जाता हूं, सिर्फ आज के लिए। कम से कम एक बार तो महसूस कर लूं कि कैसा लगता है अपने पेरेंट्स के साथ सोने पर। राजेंद्र और रागिनी अभी सोने की तैयारी कर रहे थे। चादर उठाने के समय रागिनी की आंखों में कुछ गिर गया था, जिसे निकालने के लिए राजेंद्र उसकी आंख में फूंक मारकर राहत देने की कोशिश कर रहा था। तभी झटके से उनके कमरे का दरवाजा खुला और अचानक अथर्व अंदर आ गया। राजेंद्र और रागिनी के चेहरे के इतने करीब देखकर अथर्व को लगा कि वे दोनों रोमांस कर रहे हैं। वह एकदम से पलटा और हंसते हुए बोला, इस उम्र में भी आपकी बैटरी चालू है मिस्टर राठौर? राजेंद्र और रागिनी अभी सोने की ही तैयारी कर रहे थे। चादर खींचते समय रागिनी की आंख में कुछ गिर गया था, जिसे निकालने के लिए राजेंद्र उसकी आंख में फूंक मारकर उसे राहत देने की कोशिश कर रहा था। तभी झटके से उनके कमरे का दरवाजा खुला और अथर्व अंदर आ गया। राजेंद्र को रागिनी के चेहरे के करीब देखकर अथर्व को लगा कि वे दोनों रोमांस कर रहे हैं, तो वह एकदम से पलट गया और खिसियाते हुए बोला, इस उम्र में भी आपकी बैटरी चालू है मिस्टर राठौर? राजेंद्र और रागिनी अथर्व के ऐसे अचानक आने से पहले तो हड़बड़ा गए, फिर उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी राजेंद्र बोला, हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, वो बस तुम्हारी मां की आंखों में कुछ गिर गया था, तो बस वही निकाल रहा था मैं। तभी अथर्व पलटा और उन्हें घूरते हुए बोला, ये हर बूढ़े कपल का डायलॉग बन गया है, तो कुछ और ट्राई कीजिए। ये कहते हुए अथर्व उनके बीच में आकर लेट गया। पहले तो राजेंद्र और रागिनी अथर्व के उनके बीच में लेटने से हैरान रह गए। तभी राजेंद्र ने उसकी बात पर गौर किया और उसे घूरते हुए बोला, तुमने बूढ़ा कपल किसे कहा? क्या हम तुम्हें बूढ़े दिख रहे हैं? तो अथर्व बोला, नहीं, आप तो मुझसे भी ज्यादा जवान हैं। वहीं रागिनी को यकीन नहीं हो रहा था कि अथर्व उनके पास सोने के लिए आया है। अथर्व ने उसे अपनी तरफ देखते हुए कहा, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे आपके साथ सोने से? तो रागिनी ने ना में सर हिला दिया। तभी राजेंद्र बोला, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अन्वी वहां अकेली होगी। तो अथर्व बोला, वो अकेली नहीं है, तीनों बच्चे उसके साथ ही सो रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे मेरे कमरे से बाहर निकाल दिया। बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के बच्चे हैं। आज तो अद्विक भी उनके साथ मिल गया है। ये जरूर निर्भय का किया धरा है, सुबह बताता हूं उसे। अथर्व की बात सुनकर राजेंद्र और रागिनी हंस पड़े। राजेंद्र बोला, बच्चे भी तो तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे दोस्त सच में बहुत ज्यादा यूनिक हैं। ऐसे लड़के मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे। तब अथर्व इतराते हुए बोला, हाँ ये बात तो है। रागिनी और राजेंद्र ने देखा कि आज अथर्व उनसे बातें करते हुए हिचकिचा नहीं रहा था। कुछ देर बाद अथर्व ने आंखें बंद कर लीं और चुप हो गया। रागिनी और राजेंद्र ने भी आंखें बंद करके लेट गए। अथर्व कुछ देर ऐसे ही पड़ा रहा, लेकिन जब रागिनी या राजेंद्र ने कोई हरकत नहीं की तो वह बुरी तरह चढ़ गया। वह उठते हुए बोला, मुझे नहीं सोना दो पुतलों के बीच। जब विराट और विशाखा आपके साथ सोते थे तो भर भर कर उन पर मां बाप का प्यार लुटाते थे। मेरे टाइम पर इनका सारा कोटा खत्म हो गया। अथर्व उठकर वहां से जाने लगा तो रागिनी और राजेंद्र ने उसे पकड़कर वापस लिटा दिया। रागिनी बहुत प्यार से उसका सिर सहलाने लगी। अथर्व को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ ही देर में एक सुकून भरी नींद के आगोश में चला गया। वहीं रागिनी की आंखों में खुशी के आंसू थे
और राजेंद्र ने उसे आंखों से इशारा करके बता दिया कि ये खुशी भरे पल उनके जीवन में हमेशा रहेंगे। अगली सुबह सब लोग उठ गए थे, सिवाय अथर्व के। रागिनी की जब आंखें खुली तो देखा अथर्व राजेंद्र की तरफ चेहरा किए, घुटने मोड़े किसी बच्चे की तरह सो रहा था। राजेंद्र ने भी उसे एक हाथ से पकड़ रखा था। वह दोनों को चादर ओढ़ाकर नहाने चली गई। वहीं अन्वी और बच्चे भी उठ गए थे। वे सब नीचे आ गए थे और अथर्व को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें अथर्व कहीं नहीं दिखा। पूछने पर सबने मना कर दिया कि उन्होंने अथर्व को नहीं देखा। यहां तक कि रागिनी ने भी नहीं बताया। वह उन्हें थोड़ा परेशान करना चाहती थी। शिव ने निर्भय को बुला लिया था। निर्भय के आने के बाद सबको पता चल गया कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। तब शिव गुस्से से बोला, तुम कब सुधरोगे? अब ढूंढ कर लाओ उसे। तभी निर्भय सबके चेहरे गौर से देखने लगा। सब घबराए हुए लग रहे थे, सिवाय रागिनी के। निर्भय ने उन्हें घूरते हुए कहा, अंकल कहाँ हैं आंटी? वे दिखाई नहीं दे रहे। तब रागिनी हल्के से बोली, वो सो रहे हैं। तो नरेंद्र बोले, सो रहा है वो भी अभी तक। वो तो कभी देर तक नहीं सोता। तब निर्भय बोला, चलो देखे जरा, आज अंकल को इतनी नींद क्यों आ रही है। ये कहते हुए वह उनके कमरे की तरफ चला गया। सब लोग भी उसके पीछे चले गए। निर्भय और सब लोग राजेंद्र के कमरे के बाहर खड़े थे। निर्भय ने धीरे से दरवाजा पूरा खोल दिया। सामने का नजारा देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जो देख रहे थे वह सच था। सामने अथर्व राजेंद्र की कमर में हाथ डालकर सोया हुआ था। राजेंद्र ने दरवाजे की तरफ देखा तो निर्भय अपना फोन निकालकर अथर्व की फोटो ले रहा था और बाकी सब पीछे खड़े वहीं देख रहे थे। निर्भय ने फोन जेब में डाला और जल्दी से अथर्व के पैरों के पास बैठ गया। उसके अंदर फिर शरारत जाग उठी, अथर्व को परेशान करने की। वह अथर्व के पैरों में गुदगुदी करने लगा। अथर्व की नींद खुल गई। उसने अपने आसपास देखा तो सब उसे ही देख रहे थे। अथर्व ने राजेंद्र के ऊपर से अपना हाथ हटाया। निर्भय ने ध्यान ही नहीं दिया कि अथर्व उठ गया है। वह अब भी उसके पैरों में गुदगुदी करने में लगा था। अथर्व ने निर्भय के चेहरे पर निशाना साधा और एक लात उसे दे मारी। निर्भय दरवाजे के पास जाकर गिर पड़ा। सबकी आंखें हैरानी से खुल गईं। निर्भय ने ऊपर देखा तो अथर्व बैठा हुआ उससे घूर रहा था। निर्भय जल्दी से उठकर वहां से भागा और अथर्व उसके पीछे दौड़ पड़ा। सब लोगों ने नाम में सिर हिलाया। वहीं शिव बोला, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, आगे जारी रहेगा। क्या अथर्व का यह शरारती और मासूम रूप उसके अंदर छिपी किसी गहरी भावना की ओर इशारा कर रहा है, या यह सिर्फ बचपन की आदतों की वापसी है? क्या निर्भय अब अथर्व से बदला लेने के लिए कोई बड़ा खेल खेलेगा, या इस बार उसकी चाल खुद उसी पर भारी पड़ेगी? क्या राजेंद्र और रागिनी के जीवन में यह रात उनके और अथर्व के रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा करीब ला देगी, या फिर कोई पुराना दर्द फिर जाग जाएगा? क्या अथर्व का मजाकिया स्वभाव उसकी जिंदगी के गहरे तनावों को छिपाने का तरीका है, या वह सचमुच निश्चिंत और बेफिक्र इंसान बन चुका है? क्या अगली सुबह इस घर में फिर हंसी गूंजेगी, या किसी नए मोड़ की आहट कहानी को एक अप्रत्याशित दिशा में ले जाएगी? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले